नमस्कार। राज के मीरा कन्या महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अनुपम, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज का हमारा वीडियो MA फाइनल के छठे पेपर प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य को लेकर बनाया गया है। और MA उत्तरार्ध हिंदी साहित्य में जो 5 पेपर चलते हैं फाइनल ईयर में, उसमें पहला पेपर जो है वो प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य है, जिसमें पहले कवि जिनका आप अध्ययन करेंगे वह चंद बरदाई है। और उनकी एक बेहद प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो, आप सबने सुन रखी होगी। उसका हम जो है अध्ययन इस पहली इकाई में करते हैं। और इससे पहले कि पृथ्वीराज रासो पर हम चर्चा करें और रासो काव्य पर भी चर्चा करें, उससे पहले हमें थोड़ा सा रासो काव्य की पृष्ठभूमि को समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक साहित्य जो है वह अपने समाज, संस्कृति, राष्ट्र से प्रेरणा पाता है, उसका प्रतिबिंब होता है और उससे प्रेरित और प्रभावित होता है। और उस साहित्य के द्वारा राष्ट्र, समाज, संस्कृति प्रेरित, प्रभावित और जो है परिवर्तित भी होती है। इसलिए पृथ्वीराज रासो को हम समझें उससे पहले जो है विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूँगा कि जो है रासो काव्य और उसकी परिस्थितियों को समझना आवश्यक होगा। अगर एक बार वो समझ में आ जाती है तो हम जो है वह जो है रासो काव्य की जो है परिस्थितियाँ को समझेंगे तो प्रवृत्तियाँ और बाकी साहित्य की भावना भी समझ आ जाएगी। तो जैसा कि आप सबको पता है, रासो काव्य हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल में आता है। और इस आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो हिंदी के प्रसिद्ध इतिहासकार और आलोचक थे, उन्होंने इसको वीर गाथा काल कहा था। यानी वीरता की गाथा जो होती है उसको कहने वाला काल। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल में 2 तरह की रचनाओं को माना था, पहली अपभ्रंश और दूसरी देश भाषा, या जिसको बोलचाल की भाषा उन्होंने कहा था, उसके अंतर्गत। तो अपभ्रंश में जो रचनाएं थी उनको उन्होंने साहित्य की कोटि में नहीं गिना, उनको उन्होंने धार्मिक साहित्य की श्रेणी में डाल दिया था। और देश भाषा काव्य में उन्होंने रासो की जो है परिगणना की थी। यह रासो काव्य जो है उन कवियों द्वारा रचा गया जो किसी राजा, सामंत के दरबार में आश्रयदाता के रूप में रहते थे, और उसके पराक्रमपूर्ण चरित्रों और उसकी वीरता और उसकी विलासिता का इसमें बखान किया गया है। लेकिन प्रश्न यह है कि ये कैसे ऐसी स्थितियाँ बनी और क्या हुआ। इसके लिए हमें कुछ सालों, कुछ सदियों पहले जाना पड़ेगा। हर्षवर्धन की मृत्यु होती है 647 ईस्वी में, और तब से भारत जो एक केंद्रीय सत्ता के रूप में एक ताकत रखता था वह खत्म हो जाती है और वो छोटे छोटे राज्यों में बढ़ जाता है। और हर्षवर्धन के बाद इतना प्रभावी या इतना प्रबल शासक भारत में कोई नहीं होता जो कि भारत को एक रख सके, या जो इतना स्ट्रॉन्ग अपना राज्य बना ले कि कोई आक्रमणकारी आक्रमण करने से पहले सोचे। ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजनीतिक विघटन और एक अव्यवस्था का जो है पूरे भारत में माहौल हो जाता है। भारत की राजनीतिक जीवन और परिस्थितियाँ एक विश्रृंखलता के दौर में आ जाती है, और कई अगले 200-300 सालों तक ऐसी परिस्थितियाँ रहती है राजनीतिक रूप से कमजोरी की। वह आकर्षित करती है विदेशी आक्रमणकारियों को, और कुछ हमारे यहाँ से ही लोग उनका साथ देते हैं और उनको बुलाते भी हैं और उनकी मदद भी करते हैं। तो ऐसी सब परिस्थितियों से उसके पीछे कारण ये भी है कि हमारे यहाँ जो छोटे छोटे राजवंशों में आगे चल के राजनीति बढ़ जाती है, उनके आपसी कलह, झगड़े, आपसी आक्रमण, आपसी उनकी ईर्ष्या इतनी अत्यधिक प्रबल होती है कि वह एक विदेशी शासक का हाथ थामने से भी गुरेज नहीं करते। तो ये जो छोटे छोटे राजवंश थे ये आपस में सत्ता के लिए लड़ते थे, कभी जो है और कारणों से इनके आपस में जो है लड़ाइयाँ होती रहती थी।
तो इन सब का प्रभाव दो तरीके से पड़ा। एक, विदेशी आक्रमणकारी को ये पता चल गया कि इस देश में कोई केंद्रीय सत्ता मजबूत है नहीं जो मुझे रोक पाएगी, और दूसरा ये कि उनमें जो है विदेशी सत्ता का सामना करने लायक क्षमता और जो है ताकत नहीं बची, क्योंकि वह बहुत भारी बाहुबल और उससे आक्रमण करता था, और हमारे राज्य छोटे छोटे बटे हिस्सा होने के कारण उसका आक्रमण जो है सामर्थ्य बहुत कम शासकों में था। तो ऐसे शासक थे पृथ्वीराज, रासों के नायक पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने कई बार जो है घोरी को हराया था, लेकिन अंततः वो भी बाद में उससे हार गए थे। उसके पीछे कारण यही था कि हमारा जो राजनीतिक परिदृश्य था वह आपसी कलह और ईर्ष्या और उससे बटा हुआ था, और हम आपस में ही लड़ने से ऊपर नहीं आते थे। तो विदेशी आक्रमण को कहाँ जो है हम उसको रोक पाते और वो कर पाते। इसके साथ ही अगर रासो काव्य की हम धार्मिक परिस्थितियाँ देखें तो वैदिक धर्म, जिसको हिंदू धर्म कहते हैं, वो तो अपनी भूमिका में पूरी तरह से था ही। हालांकि उसमें बाहरी आचार, पाखंड, आडंबर तमाम चीज़ें जो है आ रही थी और काफ़ी प्रभावी भूमिका में थी। इसके साथ ही बौद्ध और जैन धर्म का भी काफ़ी जो है अच्छा प्रभाव उस समय के धार्मिक वातावरण में था, और बौद्ध धर्म और जैन धर्म अब वापस जो एक प्रभावी भूमिका में आए थे इससे पहले, वो धीरे धीरे वापस जो है कमज़ोर होते चले गए, और एक बार फिर से सनातन धर्म जो है वो समाज में अपना प्रभावी रूप जो है अख्तियार करने लगा, और एक बहुत अच्छी जो है भूमिका में वो वापस आ गया। और कुछ अर्सा बाद तो हमारे यहाँ पे बौद्ध धर्म जो है वो एक तरह से बहुत कमज़ोर होके और बहुत सीमित संख्या में सिमट गया था, जो कुछ अर्सा पहले बहुत प्रभावी भूमिका में था। तो ये एक धार्मिक परिस्थिति रही है, राजनीतिक परिस्थिति आपने समझी रासो काव्य की, ये धार्मिक परिस्थिति। सामाजिक परिस्थिति एज यूजुअल वही है जो हमारा भारतीय समाज वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उन वर्णों में आपसी जो है ऊंच नीच और वो सब चीज़ें विद्यमान थी, उनके भाव प्रबल थे। गोत्र वर्णों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। रीति रिवाज, विधि विधानों का एक तरह से कट्टर प्रचलन था। और अगर हम इस दौर की सांस्कृतिक स्थिति की बात करें तो चूँकि सामंती परिवेश था और छोटे छोटे राजा विलासिता में डूबे रहते थे, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए इसी एक क्षेत्र का जो है अवलंब था, जहाँ पर उन्होंने काफ़ी अच्छे जो है स्थापत्य कलाओं में निर्माण किए। वस्त्राभूषण, या हम अगर बहुत अच्छी संगीतमय उपलब्धियाँ इस दौर में हुई, तो ये जो आर्थिक समृद्धि थी उस दौर की, जो बड़े बड़े विशाल मंदिर और उनके अंदर संपदा और धन इतना अधिक था, उसने भी उस दौर में आक्रमणकारियों को एक न्योता दिया। उनको पता चला कि अच्छा, भारत में जो है इतना धन है, वहाँ के मंदिरों में, और इतना पैसा है, इतना धन धान्य सामर्थ्य है, तो वो बहुत उसके लिए भी शुरुआती आक्रमण जो हुए थे वो उसी धन संपदा को लूटने के लिए और उन सभी चीज़ों के लिए हुए थे। और अगर हम इस दौर की साहित्यिक पृष्ठभूमि की बात करें तो 3 तरह की रचनाएं हमको मिलती है। संस्कृत साहित्य चल रहा था, ये प्राय ये हम हमेशा अनुमान कर लेते हैं कि भाई पाली, प्राकृत, अपभ्रंश हुआ, उससे पहले वैदिक संस्कृत थी, तो संस्कृत कहीं जो है समाप्त। ऐसा नहीं है, संस्कृत में भी बहुत बड़ी रचनाएं लिखी जाती रही। इवन दो आधुनिक काल तक, 18वीं शताब्दी तक भी संस्कृत में लगातार साहित्य रचनाएं होती रही थी। तो संस्कृत साहित्य में भी जो है साहित्य रचा जा रहा था। तो दूसरी तरफ जो है पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में भी साहित्य की एक रचना हो रही थी। और इसी के साथ इस रासो काव्य के समय आदिकाल का जो हम मोटा मोटा ले सकते हैं, तो एक पुरानी हिंदी का भी जो है जन्म हो रहा था। एक नई तरह की हिंदी जन्म हो रही थी, जिसमें कुछ प्रवृत्तियां तो नएपन को लेकर थी और कुछ प्रवृत्तियां जो है अपभ्रंश से लेकर वो अपनी एक नई भूमिका में आ रही थी। तो एक संक्रमणकालीन स्थिति थी सभी तरह से कहें तो। राजनीतिक रूप से भी रासो काव्य की पृष्ठभूमि एक संक्रमण काल की थी, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और साहित्यिक दृष्टि से भी एक संक्रमण काल है, जब पुरानी भाषाएं जो है वो समाप्त हो रही है और नई जो है भाषाएं जो है वो जन्म ले रही है, एक नई हिंदी का जन्म हो रहा है। इसीलिए शायद हम इसी रासो काव्य के इर्द गिर्द से हम अपना हिंदी साहित्य का उद्भव और ये मानते हैं। तो इस तरह से आप ये समझिए
कि इसी पृष्ठभूमि में रासो काव्य लिखा गया। यानी राजनीतिक रूप से हम आपस में झगड़ रहे थे, हम कमज़ोर थे, हम आपस में लड़कर अपनी ऊर्जा और अपनी शक्ति का अपव्यय कर रहे थे। इसीलिए बाहरी आक्रमणकारी को एक बहुत अच्छा मौका मिला और हमारे यहाँ के लोगों ने उसका साथ दिया, तो वो आक्रमण करने के लिए आया। पहले हारा, लेकिन फिर बार बार जब आने लगा तो अंततः वो जीत भी गया। तो ये राजनीतिक हमारे यहाँ की बहुत मोटी एक परिस्थिति थी। जो छोटे छोटे राजवंश थे वो आपस में झगड़ा और लड़ाई करते रहते थे, छोटे छोटे कारणों से जो है उससे काफ़ी जो है एक अखंड भारत का जो स्वरूप था वो क्षतिग्रस्त हुआ। और जो बाकी सब स्थितियाँ थी उन पर हमने आज विस्तार से चर्चा की। तो इस पृष्ठभूमि को समझने के बाद आप रासो काव्य को जो है जब पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें आसान हो जाएगी। तो आज के इस व्याख्यान में इतना ही। आगे और हम जो है MA उत्तरार्ध के विद्यार्थियों से बात करेंगे। धन्यवाद।